जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना तुम इरादा करो। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेडीसी नर्सिंग परिवार में। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि बेस रहने वाली है प्रीवियस ईयर्स के नॉर्डसेट एमसीक्यूज पे, डिस्कशन पे। यानी कि अगर आप 2025 नॉर्डसेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अपना जो आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर का, उसको अचीव करने की कोशिश में है, तो अल्टीमेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप जिस राह पे, जिस मंजिल पे चलने वाले हैं, उस मंजिल को, उस रोड को समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? कि अभी 2025 के नॉर्डसेट में आपको कैसे कैसे उस रास्ते पे एमसीक्यू मिल सकते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये वीडियो तो आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जून 2023 नॉर्डसेट का नर्सिंग पेपर जो है, वो हम प्रीवियस ईयर के जो कितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, मेरी क्लास में कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ता हूं मैं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को खोल के आपके लिए उनका एक्सप्लेनेशन, उनका पैथोफिजियोलॉजी, उनका करेक्ट मैनर आपके सामने आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना तुम इरादा करो। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विच ऑयल इज हार्मफुल फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन देखने में लग रहा है। सीएडी के लिए, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए कौन सा ऑयल यहाँ पे हार्मफुल है, हमको उसको इंडिकेट करना है। इन चारों में से सिलेक्ट करना है। क्या पूछा है? ऑयल पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने है, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल और ऑलिव ऑयल। अब क्वेश्चन जरूर आसान लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ऑयल के आपको पता होने चाहिए कि किस तरह के ऑयल हैं, कैसे टाइप के ऑयल हैं, केमिकल बेस्ड इनका क्या है, और क्या क्या हार्ड कंडीशन, क्या क्या बैड कंडीशन, और कौन सा ऑयल हमारे लिए अच्छा ऑयल माना जाता है। तो वो बात करते हैं अगर सीएडी की, तो भाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज आप लोगों को पता होगा। इसमें क्या होता है? इसमें जनरली जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज कंडीशन बहुत प्राइमरी मानी जाती है। इसमें क्या है, जो फैट कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स, पेशेंट्स में क्या देखा जाता है? अल्टीमेटली फैट डिपोजिशन देखा जाता है। कोरोनरी आर्टरी में अकल्जन हो जाता है आर्टरी का, फैट से, प्लेग से। और उस आर्टरी को जो ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी हमारे किसको, हार्ट को, मायोकार्डियल लेयर को, तो वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फैट। अब क्या है, वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पा रही है मायोकार्डियल लेयर में, जिसकी वजह से वहां पे इस्कीमिया होगा, वहां पे नेक्रोसिस होगा, वहां पे सेलुलर डेथ होगी किसकी, मायोकार्डियल लेयर की, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या आ सकता है, एमआई हो सकता है, दैट इज योर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो भाई बताओ, इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑयल है जो पेशेंट को हार्मफुल है, जो पेशेंट को रिस्क पे डाल सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के? तो हमारा कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सैफलर है और ऑलिव ऑयल है। इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट में समझा देना चाहता हूं, जिससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा भाई पहले यह है कि हमारे क्या कहते हैं, दो तरह के आपको यहाँ पे फैट देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट। अब इसमें क्या है, ये वाला जो है ये हमारा गुड फैट माना जाता है। सैचुरेटेड फैट पे अगर बात आ जाएगी भाई, तो ये हमारा बैड फैट माना जाता है। सैचुरेटेड फैट में जनरली जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो आता है घी, देन उसके बाद आप बोल सकते हैं बटर, देन उसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, रेड मीट भी इसी का पार्ट है, रेड मीट भी इसी का पार्ट है। और यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल है वो भी आपका इसी में आता है। बात करते हैं हम अगर अनसैचुरेटेड फैट की, तो यहाँ पे भाई दो टाइप के देखने को मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा आपको मूफा और दूसरा मिलेगा पूफा। मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन है, किसके क्लासिफिकेशन है, अनसैचुरेटेड फैट के क्लासिफिकेशन है। एम से आपका यहाँ पे मोनो है,
और यहाँ पे आपका पी से पॉली है। आगे का बता देता हूँ, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पी से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ तो भाई यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, ऑलिव ऑयल आ जाएगा, यहाँ पे आपका सनफ्लावर ऑयल आ जाएगा, सेफलर आ जाएगा। सेफलर क्या होता है ये भी बता दिया जाएगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे और क्या आता है, ओमेगा 3 भी आता है और ओमेगा 6 भी आता है, जो कि हमारे फिश ऑयल होते हैं। और भी इसमें आते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल होता है आपका, जो ग्राउंडनट बोलते हैं जिसे, ग्राउंडनट ऑयल होता है, आलमंड ऑयल होता है, केशू ऑयल होता है, वो सारे के सारे आपके इसमें आते हैं, अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। अच्छा फैट माना जाता है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं अगर हमारे क्वेश्चन पे वापस अगर हम आए, यहाँ पे अब आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई कोकोनट ऑयल कैसा है, ये कैसा है, ये हमारा सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड ऑयल है ये हमारा। और ये कैसा है भाई, ये तो हमारे लिए बैड माना जाता है। सनफ्लावर हमारा जो है वो अनसैचुरेटेड है, सैफलर ऑयल भी अनसैचुरेटेड होता है, ऑलिव हमारा अनसैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसकी वजह से होगी। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सैचुरेटेड फैट के कंपोजिशन जब होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं इंडिविजुअल्स, उनको कंज्यूम करने से बहुत ज्यादा रिस्क पे बढ़ जाते हैं वो इंडिविजुअल। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या बन रहा है, कोकोनट ऑयल, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर बन रहा है। और थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको क्लियर करवाऊं, आपको पता है कि क्वेश्चन 1 और उसके 10 क्वेश्चन, उसके अंदर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से आपको निकाल के यहाँ पे दी जाती है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, एलडीएल होता है भाई, एचडीएल होता है और वीएलडीएल होता है। ये 3 टाइप के हमारे पास लिपोप्रोटीन होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं आपको। एलडीएल आपको पता है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एचडीएल हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वीएलडीएल हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। आपसे कोई पूछे इनमें से हेल्दी कौन सा है, तो भाई एच से हमारा हाई है, एच से हमारा हेल्दी है। तो एचडीएल हमारा क्या है, हेल्दी लिपोप्रोटीन है, हेल्दी डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको हम हेल्दी मानते हैं। और लो डेंसिटी और वीएलडीएल जो होता है हमारा, वो हमारा अनहेल्दी होते हैं। अगर एलडीएल बढ़ता है, वीएलडीएल बढ़ता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये जो हमारे यहाँ पे ये जो सैचुरेटेड वाले थे, ये जितने भी थे, ये हमारा एलडीएल को बढ़ाते हैं, ये सब हमारा एलडीएल को बढ़ाते हैं। और ये हमारा एलडीएल को क्या करता है, अनसैचुरेट कम करता है, और एचडीएल को बढ़ाता है, जो कि हमारा क्या है, गुड लिपोप्रोटीन है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो अनसैचुरेटेड फैट इस वजह से गुड माने जाते हैं। अब बात करते हैं भाई नॉर्मल वैल्यू की, तो ये भी बता देता हूं आपको कि नॉर्मल वैल्यू क्या रहने वाली है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं कि भाई हमारा रहेगा कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद आता है हमारा एलडीएल, फिर हमारा एचडीएल, और यहाँ पे है हमारा वीएलडीएल। अब अगर इनकी वैल्यूज की बात करी जाए तो सिंपल याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे लिखना है 200, यहाँ पे 50 कम कर दिया 150, फिर 50 कम कर दिया 100, फिर 50 कम कर दिया 50, और यहाँ पे क्या है, ये 3 से 30 तक देखने को मिलता है। अब सबके आगे क्या लगा देना है, सबके आगे मिलीग्राम पर डेका लीटर लगा देना है। सारी की सारी सेरम लेवल वैल्यूज निकल के आ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल की। पैटर्न हमेशा याद कर लेना, पैटर्न क्या है, सी टी एल एच और वी। तो ये पैटर्न हमारा है, इसको मत भूल जाना। इसको भूल गए तो ये 200, 150, 100 और 50 इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा। मेमोराइजेशन भी अगर करा जाता है तो दिमाग लगा कर करा जाता है, तो फालतू में कुछ भी नहीं रट लेना है और कुछ भी नहीं लिख देना है, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज आपको पता लग गई है। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है हमारा कोकोनट ऑयल। ये जो इमेज आई थी, ये किसकी इमेज थी, मैंने भाई इसलिए डाली है अपने बच्चों को समझाने के लिए कि इसी को बोलते हैं सेफ्लॉर, इसी को बोलते हैं सेफ्लॉर ऑयल। ठीक, कुसुम का पेड़ बोला जाता है इसको। अगर हिंदी में भी आ जाए कहीं पे तो क्या है, ये
KUSM कुसुम का फ्लावर बोला जाता है, जिससे कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो उस ऑयल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपनी डाइटरी में, और जो कि हमारा अनसैचुरेटेड टाइप का ऑयल है। ठीक, तो इसको भी मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सारे ऑयल्स क्लियर हो गए हैं। आंसर क्या निकला है, कोकोनट ऑयल, वो भी क्लियर हो गया है। सैचुरेटेड टाइप का, सैचुरेटेड कैटेगरी का ऑयल है, जो कि हार्मफुल है पेशेंट के लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। भाई, व्हेन परफॉर्मिंग अ कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट, जब एक कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट परफॉर्म हो रहा था, तब नर्स ने क्या करा, द नर्स पोर्टर दैट, पोर्टर का मतलब है कि नोटिस करा, सी करा उसने पेशेंट का कि नीड्स टू सिट अपराइट। मतलब जब क्या है, एक नर्स कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट कर रही थी, तो उसने क्या नोटिस करा। भाई, पोर्टर का मतलब कुछ नहीं है, नोटिस। ठीक है, कोई इंग्लिश का टर्मोलॉजी का वर्ड नहीं है, ये एक लेम एंड लिटरेचर का टर्म है। पोर्टर टर्म है एक जेन्युइन, आप कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज है, या आपकी जो ब्रिटिश में काफी यूज होता है पोर्टर। ठीक, पोर्टर का यहाँ पे क्या है, नोटिस। तो नर्स ने क्या नोटिस करा कि पेशेंट को नीड है टू सिट अपराइट टू ब्रीथ। पेशेंट को नीड हो रही है कि वो उठ के बैठे ब्रीथ लेने के लिए। दिस बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटेड ऑफ, तो पेशेंट का मतलब है कि पेशेंट यहाँ पे जब बैठ रहा है तब उसको ब्रीदिंग आ रही है। इस चीज से आप क्या समझते हैं, क्या इंडिकेशन है भाई इस चीज का। चार ऑप्शन है आपके पास। पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है, एंजाइटी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है, या तो पेशेंट को एंजाइना है, सीवियर चेस्ट पेन है बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियल लेयर का हाइपोक्सिया हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है पेशेंट को। कब हो रही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब वो या तो सुपाइन में है, ठीक, या तो पेशेंट किस में है, लो फॉलर्स में है, लो फॉलर्स में है, ठीक, या तो कोई और पोजीशन भी हो सकती है। बट यहाँ पे लिखा है कि जब वो अपराइट बैठ रहा है, जब वो बिल्कुल सीधा बैठ रहा है पेशेंट, तो पेशेंट को ब्रीथ आ रही है। अब इससे आप लोग क्या समझते हैं, इससे क्या पता लगता है भाई पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डाइटिस नहीं होगा, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। मैं मानता हूँ डिस्पीनिया होता है, बट उससे लोकेशनल डिस्पीनिया नहीं होता है, पोजीशनल डिस्पीनिया नहीं होता है कि डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में हो रही है, और जब वो पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उस पोजीशन में डिस्पीनिया, हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। तो पेरिकार्डाइटिस में ये नहीं होता। ठीक, बात करते हैं एंजाइटी। तो एंजाइटी की वजह से अगर डिस्पिनिक अटैक आ रहा है तो वो हर पोजीशन में सेम रहेगा, बैठने से वो ठीक नहीं होने वाला है, तो एंजाइटी नहीं है। एंजाइना में डिस्पीनिया होता है, डायफरेसिस होता है, बट वो एंजाइना में क्या है, जब पेशेंट अपराइट बैठ रहा है, सीधा बैठ रहा है, तो पेशेंट का डिस्पीनिया सेटल हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया है, एक भाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे क्या है इसका मतलब कि यही है। अब अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पता होता तो अब तक तो इन चारों को एक्सप्लेन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता चल गया होता। जिन बच्चों को पता होगा उनको पहले ही नज़र में पता लग गया होगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही यहाँ पे पेशेंट का प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है। प्रोविजनल डायग्नोसिस बोल रहा हूँ, कन्फर्म अभी नहीं हुआ है, प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है। क्यों, क्योंकि पेशेंट को सीधे बैठने में ब्रीथ आ रही है। अब अगर कंजेस्टिव फेलियर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, कंजेस्टिव फेलियर के बारे में अगर मैं थोड़ी बात करता हूं आपसे, तो यहाँ पे देखिएगा कि भाई अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे दो तरह के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट हार्ट फेलियर, और एक होता है हमारा राइट हार्ट फेलियर, RHF और LHF। अब इसमें क्या है, लेफ्ट साइड हार्ट फेल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आया है, अगर अभी आ रहा है ये आपका कंजेस्टिव फेलियर से, तो हो सकता है आगे आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर से आ जाए या फिर राइट हार्ट फेलियर से आ जाए। साइन एंड सिम्टम इन सब के पकड़ लो, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। पहला इसमें क्या होता है भाई, LHF में, लेफ्ट हार्ट फेलियर में ज्यादातर लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि लंग से रिलेटेड साइन सिम्टम्स आते हैं, हार्ट से रिलेटेड साइन सिम्टम आते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट में जो है लंग्स में क्या देखने को मिलता है,
पल्मोनरी यहाँ पे कंजेशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है कफिंग करता है, पेशेंट को डिस्पीनिया होता है भाई, और पेशेंट को यहाँ पे ऑर्थोपीनिया भी होता है, ऑर्थोपीनिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के लंग में क्रैकल साउंड आती हैं, क्रैकल्स टाइप की साउंड आती हैं ऑस्कल्टेशन करने पे। ऑक्सीजन यहाँ पे डिप्लीटेड है, लंग्स यहाँ पे क्या है, माल फंक्शनड हैं, तो पेशेंट को फटीगनेस भी यहाँ पे रहती है, फटीगनेस भी यहाँ पे रहेगी, हेडेक भी पेशेंट को यहाँ पे रहेगा। बात करते हैं राइट हार्ट फेलियर की, तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम आते हैं, यहाँ पे रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी ओवरलोड सिम्टम आते हैं। अब सर्कुलेटरी ओवरलोड जब होगा भाई, तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे जेबीडी देखने को मिलेगा। जेबीडी क्या है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट के। उसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है, एडीमा देखने को मिल सकता है। एडीमा जनरली क्या है, फुट का एडीमा देखने को मिलेगा, पेडल एडीमा देखने को मिलेगा, लोअर बॉडी का एक्सट्रीमिटीज का एडीमा देखने को मिलेगा, जनरलाइज बॉडी पूरी बॉडी का एडीमा यानी कि जिसको एनासार का भी बोलते हैं, वो देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटरी ओवरलोड यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। जो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है, जो बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ गया है, जो वाटर कंटेंट बढ़ गया है, उसकी वजह से फ्लूइड जो है मूव कर सकता है प्लूरल कैविटी में और प्लूरल इफ्यूजन करवा सकता है। ऐसे ही वो फ्लूइड कहाँ मूव करेगा, पेरिटोनियल कैविटी में मूव करेगा, और क्या कराएगा, वो पेरिटोनटाइटिस भी करवा सकता है, वो आप उसको एसाइटिस भी बोल सकते हैं, एसाइटिस भी बोल सकते हैं, फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी। और क्या करवाएगा भाई, ये हेपेटोमेगैली भी करवाता है, हेपेटोमेगैली भी करवाएगा। और क्या करवाएगा, किडनी का क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक, तो ये सारी की सारी आपको ध्यान में देखना है। ज्यादातर जुगुलर वेन डिस्टेंशन, एडीमा, प्लूरल इफ्यूजन। अगर एडीमा है तो इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, यहाँ पे वेट गेन भी देखने को पेशेंट में मिलता है, पेशेंट में वजन बढ़ जाता है, पेशेंट में एडीमा की वजह से, सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से वेट गेन देखने को मिलता है। तो ये वाला जो टेबल बनाया है बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगर सिट अपराइट अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था, कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट कर रही थी नर्स, उसने क्या पोर्टर करा, क्या नोटिस करा कि पेशेंट को सिट अपराइट उठ के बैठने की जरूरत पड़ रही है ब्रीद करने के लिए। तो ये किसका बिहेवियर है, ये आपका ऑर्थोपीनिया वाला बिहेवियर हो गया है, कि मतलब तब ही ब्रीद कर पा रहा है पेशेंट आसानी से जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है या तो वो खड़ा हुआ है, मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ जब रहेगा तब ब्रीद नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सीधे सीधे पेशेंट है। इसमें भी पूछ ले भाई कौन सा है, तो लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ है, लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, सिंपल। ठीक, तो देख लेते हैं इसका, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकल के आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चाइल्ड विद आयरन पॉइजनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा कैसा क्वेश्चन कह सकते हैं, घुमाने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं, और इस क्वेश्चन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलने वाली है। द चाइल्ड विद आयरन पॉइजनिंग, एक चाइल्ड था जिसको क्या हुई थी भाई, आयरन पॉइजनिंग हुई थी, इज गिवन IV डेफ्रोक्सिमाइन, मतलब पेशेंट किसका है यहाँ पे, चाइल्ड किसका है यहाँ पे, आयरन पॉइजनिंग का है, सिंपल, किसका है, आयरन पॉइजनिंग का है, और उसको क्या दी गई है, उसको IV इंट्रावीनस क्या दी गई है, डेफ्रोक्सामाइन मेसाइलेट ड्रग दी गई है, डेफ्रोक्सामाइन मेसाइलेट ड्रग दी गई है। और फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ है, द चाइल्ड ऑफर्स, चाइल्ड ने क्या ऑफर करा है, हाइपोटेंशन। क्या बता रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, बार बार बता रहा हूँ, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। एम्स नोट से थोड़ा सा ट्रिकी लिंग्विस्टिक बिहेवियर दिखाता है, मतलब कि क्या कहते हैं, जो उसके जो
पैटर्न रहता है, जो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का जो पैटर्न रहता है थोड़ा सा अलग होता है। कभी पोर्टर पूछ लेगा तो कभी पूछ लेगा कि, कभी बता देगा चाइल्ड ऑफर, तो चाइल्ड ऑफर कर रहा है, अरे मतलब सीधा सीधा ये है कि चाइल्ड के अंदर कैसे साइन सिम्टम आ रहे हैं, हाइपोटेंशन आ रहा है, फेशियल फ्लशिंग हो रही है, रेड कलर का उसका फेस हो गया है, वार्म हो गया है, यूरिटिकैरिया हो रहा है। 3 साइन सिम्टम दे दिए। जितनी भी मेरी केजीएमयू की जो सीरीज चल रही है या मैंने अभी तक जितनी भी क्लास पढ़ाई है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है क्वेश्चन से सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले ही ले लो। आयरन पॉइजनिंग का पेशेंट है, आईवी डेफ्रोक्सामाइन चल रहा है, क्या क्या दिख रहा है, हाइपोटेंशन दिख गया भाई, फेशियल फ्लशिंग दिख गई और यूरिटिकैरिया दिख गया है। ठीक, द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी टू, अब इनिशियल मतलब सबसे पहले, इनिशियल मतलब सबसे पहले इंटरवेंशन क्या रहेगा, प्रायोरिटी वाली सीधी सीधी बात कर दी है, लिखी जरूर नहीं है यहाँ पे, बट प्रायोरिटी पूछ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन का यहाँ पे डिमांड है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। पहला है डिसकंटिन्यू द आईवी, मतलब इंट्रावेनस को डिसकंटिन्यू कर दे, स्टॉप द मेडिकेशन, उस मेडिकेशन को स्टॉप कर दे, एंड बिगिन अ नॉर्मल सलाइन इंफ्यूजन, नॉर्मल सलाइन का इंफ्यूजन जो है वो चालू कर दे। उसके बाद है टेक ऑल वाइटल एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन, सारे के सारे वाइटल लें और रिपोर्ट कर दें फिजिशियन को कि भाई ऐसा ऐसा बच्चे के साथ हो रहा है। उसके बाद क्या है, असेस यूरिन आउटपुट एंड इफ इट इज 30 ml, यूरिन आउटपुट को असेस करें और अगर वो 30 ml है तो 30 ml NR है तो मेंटेन करंट ट्रीटमेंट, तो जो करंट ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चालू रखें, मेंटेन रखें, कुछ भी एक्शन नर्सिंग एक्शन ना लें। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी, आयरन पॉइजनिंग, ये मेडिकेशन क्या है भाई, और ये सारे सिम्टम्स जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताता हूं, तो हमारा क्या क्या इंफॉर्मेशन भाई हमको दे रहा है, सीधा सीधा है यहाँ पे एक हमारा चाइल्ड है जिसको क्या हुई है, आयरन पॉइजनिंग हुई है, और उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आईवी डेफ्रोक्सामाइन चल रही है, कैसे चल रही है, इंट्रावीनस चल रही है। और उसके बाद उस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ है, चाइल्ड ने क्या ऑफर करा है, यहाँ पे ऑफर करने का मतलब है क्या ऑफर करा है भाई, हाइपोटेंशन का साइन एंड सिम्टम दिखाया है उसने, फेशियल फ्लशिंग दिखाई है और यूरिटिकैरिया दिखाया है। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, फेशियल फ्लशिंग मतलब यहाँ पे क्या है हमारा कि चाइल्ड का जो फेस है वो रेडिश कलर का हो गया है, वार्म हो गया है, और यूरिटिकैरिया इज नॉट रिलेटेड टू यूरिन, यूरिन मत समझ लेना, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसमें क्या होता है, इसमें स्किन रैशेज होते हैं और क्या होते हैं, हाइव्स होते हैं। हाइव्स मतलब थोड़ा स्केलिंग होती है रेड कलर की, जैसे एलर्जी के टाइम पे होती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट यहाँ समझने होंगे कि आयरन पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, डेफ्रोक्सामाइन ये मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, और ये 3 सिम्टम जो है हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग और यूरिटिकैरिया, स्किन रैशेज, इन 3 कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों जो सिम्टम है ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं आपकी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे जिस चाइल्ड को आयरन पॉइजनिंग थी उसको रिएक्शन हुआ है, अब किसका, जो आईवी मेडिकेशन दी जा रही थी ये डेफ्रोक्सामाइन, इस मेडिकेशन का एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया है। तो अभी सीधा सीधा क्या करना है, नर्स को स्टॉप करनी है मेडिकेशन को, इस आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है। पहला हमारा क्या कह रहा है, डिसकंटिन्यू द आईवी, कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्टॉप द मेडिकेशन, वही चीज है बट इसमें एक एडिशनल लाइन है, एंड बिगेन अ नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन, नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन भी भाई स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा है टेक ऑल वाइटल साइन एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन, सारे के सारे वाइटल साइंस लें और उसके बाद फिजिशियन को रिपोर्ट करें। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन है, आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे, इन दोनों में से कोई बनेगा। लास्ट है हमारा असेस यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट को असेस करो, 30 ml NR अगर वो है तो इस
मेंटेन करो इस ट्रीटमेंट को। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि यूरिन आउटपुट को चेक करो। इफ इट इज 30 ml एन आर, हर घंटे में 30 ml यूरिन आ रही है चाइल्ड की, तो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू नहीं करेंगे, पेशेंट हाइपोटेंशन में है, फेशियल फ्लशिंग है, रूटिकेरिया है, पेशेंट इज इन एनाफिलेक्टिक शॉक, स्टॉप करेंगे आईवी इन्फ्यूजन को। अब बात करते हैं कि स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के साथ साथ उसे नॉर्मल सलाइन देंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है कि भाई उसको हम नॉर्मल सलाइन देंगे स्टॉप करने के बाद, ताकि ये जो ड्रग है हमारी डेफ्रोक्सामाइन जो ड्रग है हमारी, ये फ्लश आउट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो है वो सप्रेस डाउन हो जाए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगिन अ नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आ गया है, Which of the following is the classical CSF finding seen in tuberculosis meningitis? क्लासिकल यहाँ पे पूछा है कि क्या देखने को मिलता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब एक पेशेंट को क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है। अगर आपने डिफरेंस पढ़ा होगा वायरल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बीच में, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो समझ लेते हैं भाई पहले कि डिफरेंस एक्चुअल में क्या है इन दोनों के बीच में। तो अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर वायरल की और यहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अगर मैं बात करता हूं, एक तरफ वायरल की और एक तरफ बैक्टीरियल की, तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप इसकी अपीयरेंस को देखेंगे, सीएसएफ की सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अपीयरेंस को देखेंगे, तो यहाँ पे जनरली कैसी रहती है, वो क्लियर रहती है। सीएसएफ कैसा रहता है, क्लियर सीएसएफ रहता है वायरल मेनिंजाइटिस में। बट बैक्टीरियल में ही ये जो है टर्बिड हो जाता है। कैसा हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। भाई टर्बिड का क्या मतलब है, यहाँ पे धुंधला हो जाता है। अब बात करें अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वायरल में वो ना बढ़ता है ना कम होता है, इट रिमेन्स एज इट इज। कभी कभी हल्का सा फ्लक्चुएट होकर इंक्रीज हो सकता है, बट ज्यादातर प्रोटीन फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता। अब बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में प्रोटीन जो है वो बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, और प्रोटीन की ही बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्बिड हो रहा है, प्रोटीन कंटेंट की वजह से धुंधला हो रहा है हमारा नॉर्मल जो क्रिस्टल क्लियर सीएसएफ होता है। बात कर लेते हैं ग्लूकोज की भाई, तो ग्लूकोज यहाँ पे ज्यादातर रिमेन रहता है, स्लाइटली आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा ग्लूकोज का। बट यहाँ पे अगर आप बात करें बैक्टीरिया में ग्लूकोज की, तो यहाँ पे डोमिनेंटली ग्लूकोज नीचे गिरता है, ग्लूकोज यहाँ पे नीचे होता है, डिक्रीज होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। अगर बात करते हैं WBC की दोनों में, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट सीएसएफ में देखने को मिलेंगे। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल्स देखने को जनरली मिलते हैं भाई, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिम्फो भी देखने को मिल सकता है, न्यूट्रो भी देखने को मिल सकता है, बट याद रखना वायरल मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट डोमिनेट होते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल्स डोमिनेशन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है अब आपको। अब अगर आपने ये चीज ध्यान रख ली, तो वापस अगर हम आए क्वेश्चन पे, तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमारा पेशेंट मेनिंजाइटिस का है, कैसी मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है। तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस तो भाई हमारी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गई है, ठीक। अब बात आती है इंक्रीज्ड प्रोटीन, डिक्रीज्ड शुगर, इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट। मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटीन बढ़ गया है तो हमारे बैक्टीरिया में प्रोटीन बढ़ता है, बिल्कुल ठीक। डिक्रीज शुगर, शुगर डिक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक। इंक्रीज लिम्फोसाइट नहीं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है वो बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट किसमें बढ़ रहे थे, हमारे वायरल में बढ़ रहे थे। बी वाले में इंक्रीज प्रोटीन बढ़ता है, ठीक है। शुगर भी बढ़ती है, नहीं शुगर नहीं बढ़ती है, शुगर कम होती है बैक्टीरियल में। हमारा क्वेश्चन बैक्टीरियल का है। डिक्रीज प्रोटीन कम होता है, कम नहीं होता, प्रोटीन बढ़ता है। इंक्रीज शुगर
शुगर बढ़ती है, जी नहीं, कम होती है शुगर। ठीक, अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल लिखा है, न्यूट्रोफिल यहाँ पे लिखा है कि भाई न्यूट्रोफिल तो बैक्टीरिया में बढ़ते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। बट अब बात करें अगर इन दोनों ऑप्शन को तो काट दिया हमने, अब बात करें अगर इसकी और इसकी, तो इसमें लिखा है इंक्रीज प्रोटीन जो कि होता है करेक्ट पैरामीटर, डिक्रीज शुगर जो कि होता है करेक्ट पैरामीटर। लिम्फोसाइट पे यहाँ पे हमें गड़बड़ लग रही है। और लास्ट इस वाले में शुगर इंक्रीज होती है, शुगर यहाँ पे इंक्रीज होती है, गलत, शुगर यहाँ पे कम होती है, प्रोटीन यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, बट यहाँ पे न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों में से करेक्ट आंसर जो लगाना है, जो आपको इन दोनों में से अब चुनना पड़ेगा, आपको ये वाला चुनना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स में थोड़ा सा वेरिएशन आए तो हम लोग उस पर जा सकते हैं, बट हम लोग इस चीज को नहीं क्या कर सकते, अनदेखा कर सकते कि यहाँ पे लिखा है इंक्रीज शुगर, तो इंक्रीज शुगर तो होती ही नहीं है, शुगर तो हमारा, ग्लूकोज तो हमारा डिक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन नहीं लगाना है आपको, ये ऑप्शन ही लगाना है। अब आप सोचोगे कि सर एम्स का क्वेश्चन है, नॉर्सेट का क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे लिम्फोसाइट है, तो सही यही होगा। बुक खोल के देख लेना, इंटरनेट पे सर्फ करके देख लेना, क्लासिकल फाइंडिंग होती है लिम्फोसाइट वायरल मेनिंजाइटिस में डोमिनेंटली बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एमसीक्यू में नहीं दिया हुआ, तो हम इसी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो जो मैंने ये आपको टेबल बनाई है इसको ध्यान रख लेना, बिल्कुल यही हो सकता है आने वाले में पूछ ले कि भाई वायरल में न्यूट्रोफिल बढ़ता है कि लिम्फोसाइट बढ़ता है, तो वायरल में लिम्फोसाइट ही लगाना है, बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल ही लगाना है। चलिए, इसका हमारा आंसर हो गया है इंक्रीज्ड प्रोटीन, डिक्रीज शुगर, इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट। बात करते हैं अगले की। अब पेशेंट इज एडमिटेड इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में पेशेंट हमारा एडमिट है विद सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीवर। फीमर मतलब क्या है कि पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट को भाई हुआ है फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, नेक ऑफ फीमर का हमारे पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है। While assisting the nurse will place the patient in which of the following position। सिंपल सिंपल है, सीधे सीधे पूछी गई है कि भाई पेशेंट है जिसको फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, नेक फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि नेक फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो नेक के फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, तो अब अल्टीमेटली क्या है, पेशेंट को, एक नर्स को क्या पोजीशन देनी है। तो भाई ये चार पोजीशन आपके सामने है, एक्सटर्नल रोटेशन लेस देन 45, एक्सटर्नल रोटेशन मोर देन 45, इंटरनल रोटेशन लेस देन 45, इंटरनल रोटेशन मोर देन 45। अब यहाँ पे बात देखने वाली ये है कि अगर पेशेंट का फीमर फ्रैक्चर हुआ है और फीमर में भी पेशेंट का फीमर का नेक फ्रैक्चर हुआ है, तो इंटरनल रोटेशन उस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इंटरनल रोटेशन तो करते ही नहीं है भाई, तो ये तो कट गया। इंटरनल रोटेशन वाले दोनों ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन की, लेस देन 45 या फिर मोर देन 45, इनमें क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब अगर सपोज करो कि किसी का जो फीमर है, सपोज कि उसका जो फीमर है उसका क्या है, उसका नेक, उसका फीमर का नेक क्या है, वो फ्रैक्चर्ड है, उस फीमर का नेक जो है उसके फीमर का फ्रैक्चर है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल जो रोटेशन होता है अंदर की तरफ, कि सपोज करो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, उसका नेक, इधर वाले का जो फीमर का नेक है वो फ्रैक्चर हो गया है अंदर की तरफ, मतलब क्या कहते हैं, अडक्शन, इंटरनल अडक्शन नहीं करवाते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अबडक्शन करवाते हैं, बाहर की तरफ करवाते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं, वो भी 45 डिग्री से ज्यादा नहीं करवाते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर एक्सटर्नल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा अडक्शन भी नहीं करा देना है पेशेंट का। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, एक्सटर्नल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री, और इंटरनल रोटेशन तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यहाँ पे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट डेवलप्स टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। पेशेंट ने क्या डेवलप कर लिया है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट ने डेवलप कर लिया है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज एसोसिएटेड विद इट। पेशेंट ने क्या करा है, रेस्पिरेटरी टाइप 2 हमारा
डेवलप कर लिया है रेस्पिरेटरी फेलियर। अब आप कहोगे कि सर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज तो सुना था हमने, ये टाइप 1 टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या हो गया है? तो भाई टाइप 1 टाइप 2 का जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है उसका मैं बता देता हूं आपको अभी। टाइप 1 जो रेस्पिरेटरी फेलियर है और जो टाइप 2 है हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर, सिंपल सा डिफरेंस है। इसमें जो है वो ऑक्सीजन हमारी कम होती है और CO2 हमारा क्या है, रिमेन रहता है एज इट इज। ठीक, इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन हमारी क्या कहते हैं, रिमेन रह सकती है, या फिर यहाँ पे CO2 बहुत बढ़ जाता है। तो अगर क्लासिकल फाइंडिंग पूछी जाए कि भाई रेस्पिरेटरी 2 और रेस्पिरेटरी 1 में क्या है, तो रेस्पिरेटरी 1 में टाइप 1 में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन नीचे गिरती है और CO2 कंटेंट क्या है, रिमेन रहता है, कांस्टेंट रह सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है लेकिन मोर ओवर कांस्टेंट रहता है। टाइप सेकंड में क्या है, ऑक्सीजन तो हमारी मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट इस बॉडी के अंदर हमारे CO2 डेवलप हो जाती है। CO2 डेवलप हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि पेशेंट जो है टाइप सेकंड में जो CO2 है उसको बाहर नहीं कर पाता, उसको एक्सपायर आउट नहीं कर पाता है, इसलिए बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो भाई अब टाइप 2 में क्या है, सिंपल सिंपल CO2 बढ़ रही है बॉडी के अंदर। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का CO2 बढ़ सकता है, पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड का टॉक्सिसिटी हो सकता है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में क्या होता है, लंग्स क्या है, डिसफंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो पेशेंट का ऑक्सीजन गिरता है। ये टाइप 1 है। बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा की, इसमें भी ऑक्सीजन पेशेंट नहीं ले पाता, ये भी टाइप 1 है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी टाइप 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन फॉल होती है। यहाँ पे फ्लेल चेस्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होती है, क्योंकि फ्लेल चेस्ट में अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, फ्लेल चेस्ट में आपका पर्टिकुलरली ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक पर्टिकुलरली रिब का जो सेगमेंट है वो फ्रैक्चर हो गया है। यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, यहाँ से ये और ये पूरा एक क्या बन गया है, ये पूरा एक सेगमेंट बन गया है। मतलब कि पूरा एक सर्कुलर रिब सेगमेंट हमारा जो है फ्रैक्चर हो गया है, किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ये क्या करता है, ये डिटैच हो जाता है, किससे, डिटैच फ्रॉम इंटरकोस्टल मस्कुलर वॉल। इंटरकोस्टल की जो मस्कुलर वॉल है हमारी चेस्ट से जो जुड़ी हुई रहती है, उससे क्या है, ये वाला रीजन, ये जो सेगमेंट है वो डिटैच हो जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारे रिब्स के साथ हमारे लंग्स क्या है, एक्सपेंड होते हैं। जैसे ही आप सांस अंदर लेंगे तो आपकी कैविटी क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी कैविटी बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड मूवमेंट रहता है। एक्सपायरेशन जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो हमारी कैविटी इनवर्ड की तरफ जाती है। बट अगर फ्लेल चेस्ट है तो ये वाला सेगमेंट तो अंदर वाला इंटरमस्कुलर लेयर से डिटैच हो गया है। तो अब अल्टीमेटली जब लंग्स में पेशेंट इंस्पायर करता है, सांस लेता है, तो हमारी ये जो कैविटी है ये तो बाहर जानी चाहिए, बट ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बहुत ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, फ्लेल चेस्ट में इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, उल्टा होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है भाई, इनवर्ड मूवमेंट होता है। अब एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा इस सेगमेंट का, एक्सपायरेशन के टाइम पे हम लोगों का क्या होता है, नॉर्मली जब हम एक्सपायर करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे चेस्ट कैविटी का मूवमेंट इनवर्ड होता है। बट इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एक्सपायरेशन में इसका क्या होगा, इसका होगा एक्सपायरेशन में आउटवर्ड मूवमेंट होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इंस्पायरेशन में फ्लेल चेस्ट वाले पेशेंट का इनवर्ड मूवमेंट होता है
और एक्सपायरेशन के टाइम पे आउटवर्ड मूवमेंट होता है। बिल्कुल मत भूलना, सांस लेके देख लेना, एग्जामिनेशन हॉल में जैसा फील करो उसका अपोजिट लिखना है, सिंपल। ठीक, अब इन सारे मूवमेंट्स को, ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, तो इन मूवमेंट्स को क्या बोला जाता है, इन मूवमेंट्स को बोला जाता है, इन मूवमेंट्स को बोला जाता है भाई आपका प्रोक्सडॉक्सिमल मूवमेंट्स। क्या बोला जाता है, प्रोक्सडॉक्सिमल मूवमेंट्स बोले जाते हैं। मतलब अपोजिट मूवमेंट्स होते हैं, इनवर्ड होगा नॉर्मली तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा तो इनवर्ड होगा। तो फ्लेल चेस्ट में जब ये मूवमेंट होता है तब बिल्डअप होने लगती है CO2। लंग्स क्या कहते हैं, एक्सपायर नहीं कर पाते हैं CO2 को बाहर बॉडी से, और CO2 बढ़ने लगती है। CO2 क्या होने लगती है, CO2 जो है बॉडी में बढ़ने लगती है। और इसी वजह से ये वाली चीज जो हमारे साथ है ये हमारा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। ये हमारा क्या ऐसा है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, फ्लेल चेस्ट। याद रखना, टाइप 2 मतलब CO2 बिल्डअप होगी जिसमें, और टाइप 1 मतलब हमारा क्या कहते हैं, CO2 नहीं बिल्डअप होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये हमारा टाइप 1 होता है। टाइप 2 में CO2 क्या है, हमारी बढ़ जाती है। चलिए अगला है हमारा, अ क्लाइंट डेवलप सीवियर डिस्पीनिया। एक क्लाइंट ने, एक पेशेंट ने सीवियर डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डेवलप कर लिया है सीवियरली आफ्टर 100 मीटर्स ऑफ रनिंग। 100 मीटर भागने के बाद, यूजिंग द MMRC, यूजिंग द MMRC। यहाँ पे MMRC का मतलब आपका जो है ये आपका मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने जो स्केल दिया था रिलेटेड टू, काउंसिल ने जो दिया था स्केल रिलेटेड टू डिस्पीनिया, उसको बोलते हैं MMRC डिस्पीनिया स्केल। ठीक, तो एक क्लाइंट है जो कि भाग रहा था, 100 मीटर के बाद उसने सीवियरली डिस्पीनिया डेवलप कर लिया है। इस स्केल को यूज करके द क्लाइंट विल बी कैटेगराइज इनटू विच ग्रेड। इस स्केल के बारे में आप इस वाले क्लाइंट को कौन से ग्रेड में रखोगे, टू असेस डिग्री ऑफ बेसलाइन फंक्शनल डिसेबिलिटी ड्यू टू डिस्पीनिया। क्या असेस करने के लिए कि भाई कितनी एक फंक्शनल डिसेबिलिटी हुई है, कि डिसफंक्शनिंग हुई है उस पेशेंट के अंदर डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के रिगार्डिंग। अब ये सारे हमारे ग्रेड्स दिए हैं। अब अगर आपको ये वाला स्केल नहीं पता होगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये दिखा देते हैं आपको स्केल, एक्चुअल में ये स्केल क्या कह रहा है, क्या ग्रेडिंग है इस स्केल की। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्केल, यहाँ पे 0 ग्रेडिंग है, 1 2 3 4, जहाँ पे हमारी 5 ग्रेडिंग है, 0 1 2 3 4, 5 ग्रेडिंग हमारी यहाँ पे हो गई हैं। 0 पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे 0 पे बोल रहा है कि ब्रेथलेसनेस ओनली ऑन स्टर्नस एक्सरसाइज। अगर पेशेंट को डिस्पीनिया हो रहा है और वो स्टर्नस एक्सरसाइज के बाद हो रहा है तो पेशेंट को 0 पे रखो। ठीक, पहले पे क्या कब ग्रेड देंगे, जब डिस्पीनिया होगा पेशेंट को व्हेन हरिंग ऑन द लेवल और वॉकिंग अप अ स्लाइट हिल। मतलब कि जब पेशेंट जो है हल्के हल्के चल रहा है, थोड़ी सी तेज चल रहा है, हरी में है, एक लेवल पे या तो एक हिल पे चल रहा है, स्लाइट हिल पे चल रहा है पेशेंट, स्लाइट हिल पे पेशेंट चल रहा है, तब पेशेंट को क्या हो रहा है, डिस्पीनिया हो रहा है। या फिर हल्के हल्के थोड़ा सा तेज तेज चल रहा है तो डिस्पीनिया हो रहा है, तो उसे ग्रेड 1 में रख देंगे। दूसरा है वॉक स्लोअर देन अदर पीपल ऑफ सेम एज ऑन द लेवल। मतलब सेम लेवल पे, सेम रोड पे, अपने ही साथ वाले एज के साथ अगर उसे चलने में सेम पेस पे दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, और नीड टू स्टॉप फॉर ब्रेथ, और उसको रुकना पड़ रहा है, उसको रुकना पड़ रहा है, तब उसको दूसरे ग्रेड में रखेंगे। तीसरा ग्रेड क्या है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ आफ्टर वॉकिंग फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट चलने के बाद सेम लेवल सेम रोड पे क्या है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। या फिर 100 यार्ड मतलब 90 मीटर, 100 मीटर 90 मीटर के आसपास चलने के बाद अगर उसको क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो इसका मतलब वो तीसरे ग्रेड में है।
चौथे ग्रेड क्या बोल रहा है, टू ब्रेथलेस टू लीव द हाउस, वो उसको इतना डिस्पीनिया हो रहा है, इतना डिफिकल्टी हो रही है ब्रीद करने में कि अपना घर ही नहीं छोड़ पा रहा है, वो घर में ही है। और ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग मतलब कपड़े पहनने उतारने में भी उसको क्या हो रहा है, उसको डिस्पीनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जा रही है। तो ये तो बहुत ज्यादा खराब मामला है हमारा फोर्थ ग्रेड का। क्वेश्चन पे वापस आए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि भाई क्लाइंट है सीवियर डिस्पीनिया डेवलप कर रहा है, कब डेवलप कर रहा है, आफ्टर 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 100 मीटर्स ऑफ रनिंग, 100 मीटर भागने के बाद में वो डेवलप कर रहा है, 100 मीटर भागने के बाद वो डेवलप कर रहा है। अब 100 मीटर का आप देखोगे कि भाई यहाँ पे 100 यार्ड यानी कि 90 मीटर यानी कि 100 मीटर के आसपास इस वाले में क्या है, जिक्र हुआ है, इस वाले में क्या है, जिक्र हुआ है। ठीक, तो सीधा सीधा आप बोलोगे कि सर ग्रेड थर्ड का है, ग्रेड थर्ड का नहीं है गुरु, यहाँ पे ग्रेड 0 का है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने यहाँ पे ये बोला था सिंपली कि एक पेशेंट है जो कि भाग रहा है आफ्टर 100 मीटर ऑफ रनिंग, 100 मीटर रनिंग करने के बाद, चलने के बाद नहीं, चलने के बाद नहीं, यहाँ पे क्या है, रनिंग की बात हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में रनिंग की बात हुई है। और यहाँ पे सब में वॉकिंग है, यहाँ पे सब में क्या है, वॉकिंग है, वॉकिंग है भाई, यहाँ पे वॉकिंग है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं वॉकिंग है, और यहाँ पे भी वॉकिंग है। बस पहले वाले में 0 वाले में क्या बोल रहा है कि अगर उसने स्टर्नस एक्सरसाइज करी है, अगर स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से उसको डिस्पेनिया हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट ठीक है। आप भी 100 मीटर तक दौड़ोगे, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बस बात थी। यहाँ पे 100 मीटर लिखा है भाई, वहां पे 100 मीटर वॉक करने के बाद उसे डिफिकल्टी नहीं हो रही है, वो भागा है, रनिंग करी है उसने 100 मीटर, स्टर्नस एक्सरसाइज के क्राइटेरिया में आ गया है वो। ठीक, अब अल्टीमेटली अगर ये वाला क्राइटेरिया है तो इसमें आपका जो है ग्रेड 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो कंफ्यूज मत हो, ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, बिल्कुल पिन पॉइंट होके चलो, तभी जाके ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अगला हमारे पास क्या है, यू हैव टू असेस द ब्लड शुगर लेवल ऑफ योर पेशेंट। एक पेशेंट है जिसका आपको ब्लड शुगर लेवल असेस करना है बाय यूजिंग ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर से आपको उसका लेवल असेस करना है, आरबीएस करना है या जो भी करना है आपको। द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इनमें से भाई ये बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा। देख ही चुके हो गए अब तक आप कितने नर्सिंग एक्शन के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला है आपका डू नॉट क्लीन द साइट विद एल्कोहल स्वैब, एल्कोहल स्वैब से साइट को क्लीन मत करो। चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल ट्वाइस टू ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग, 2 बार पेशेंट का चेक करो, 2 बार पेशेंट का प्रिक करो, उसके बाद उसको एक्यूरेट मानो रीडिंग को। वाइप द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड यूज सेकंड टू मेजर द रीडिंग, पहली वाली जो ड्रॉप आई है, पहली वाली जो ड्रॉप आती है उसको वाइप ऑफ कर दो और दूसरी वाली ड्रॉप से आप ग्लूकोमीटर से चेक करें शुगर लेवल। डी वाला क्या है, फर्स्ट प्रिक द फिंगर, पहले पेशेंट की फिंगर को प्रिक करो एंड देन कनेक्ट द ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, और उसके बाद ग्लूकोमीटर स्ट्रिप को कनेक्ट करो, ठीक, इनटू द डिवाइस। तो भाई अगर हम लोग देखें कि क्लीन द साइट विद एल्कोहल स्वैब, तो डू नॉट मतलब नहीं करना है, तो करना तो जरूर है आपको। क्या कहते हैं, एक क्लीन एल्कोहल स्वैब से आरबीएस से पहले उस साइट को क्लीन करना है। चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल ट्वाइस, तो 2 बार चेक नहीं करना है भाई। हर किसी पेशेंट की पर घंटे पर आरबीएस ली जाती है, तो उसको तो आप अगर हर 2 बार उसको प्रिक करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करते हैं। बात आती है कि पहले उसकी उंगली को क्या करो, पहले तो उसकी उंगली को प्रिक कर दो और उसके बाद क्या कहते हैं आप क्या करें, आप अपनी उसमें डिवाइस डालें, क्या मतलब ग्लूकोज स्ट्रिप आप उसके बाद डालें, तब तक पेशेंट का जो है ब्लड है जो वो वैसे ही वैसे रहेगा। स्ट्रिप पड़ी है नहीं पड़ी ग्लूकोमीटर में, आप दूसरी स्ट्रिप डाल रहे हो, तो ये नॉन एथिकल प्रैक्टिस, ऐसी माल प्रैक्टिस नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि भाई पहले वाले ड्रॉप को क्या करना है, हमको वाइप द फर्स्ट ड्रॉप, पहले वाली ड्रॉप को वाइप कर देना है, दूसरी ड्रॉप से आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई,
क्यों कर रहे हैं, पहली से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पहली वाली जब आप स्क्वीज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अल्कोहल स्वैप वाला कंटेंट होगा, कुछ सीरम होगा, उसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ डेब्रीज हो सकती हैं, तो पहली वाली ड्रॉप को आपको डिस्कार्ड कर देना है, स्वाइप ऑफ कर देना है। दूसरी वाली आपकी जो ड्रॉप है उससे आपको करेक्ट रीडिंग मिलने के, ग्लूकोज के, बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज के चांसेस हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है इसमें। 9 क्या है आपका, पॉलीयूरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल। पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, वो इनमें से किसका फीचर नहीं है, एक्सेप्ट लगा हुआ है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्या लगा हुआ है, एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल एक्सेप्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमको 4 डिजीज कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है, पूछा गया है कि भाई इनमें से ये बताइए कि किन में से पॉलीयूरिया नहीं होता है। देख लीजिए अच्छे से, ज्यादातर किडनी की डिजीज कंडीशन है, ठीक, ये दोनों, ये हमारा डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस में हमारा पॉलीयूरिया होता है, इसमें भी हमारा पॉलीयूरिया होता है, इंसिडिपस में ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इन दोनों में से क्या है। अब हमारा इन दोनों में से अगर आपको पता होगा भाई, क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमारा पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, बट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में यहाँ पे पेशेंट को ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। अमाउंट जो है यूरिनेशन का वो कम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हाउ मच एनर्जी, किलो कैलोरी मतलब कितनी एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज। बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें क्या पूछा है कि भाई 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज मतलब D5 500 ml में कितनी किलो कैलोरी होती है, कितनी एनर्जी होती है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी क्रूशल होती है कि यहाँ पे अगर आपको एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ वो नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो बहुत आसानी से अभी बहुत कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे 500 ml 5% डेक्सट्रोज की बात हो रही है, तो 500 ml 5% डेक्सट्रोज है, तो हमको पता है कि भाई हमारा 100 ml जो डेक्सट्रोज है 5% D5 100 ml जो है हमारा, उसमें कितना हो गया, उसमें हमारा 5 ग्राम यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा 5 ग्राम क्या हो गया है, हमारा डेक्सट्रोज हो गया है 100 ml में। बात हमारी हो रही है यहाँ पे 500 ml की, तो भाई 500 ml में कितना हमारा डेक्सट्रोज होगा, सीधी सी बात है 25 ग्राम हमारा यहाँ पे डेक्सट्रोज हो गया है। अब बात करते हैं कि एनर्जी कैसे निकलेगी किलो कैलोरी में, ये तो पता लग गया। तो आपको पता होगी कि भाई 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम जो ग्लूकोज है उसमें कितना है हमारा 4 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी होती है। अब ये कहाँ से आई ग्लूकोज में, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई CHO जो हमारा वो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4 किलो कैलोरी होती है, हमारा जो प्रोटीन होता है उसमें भी 4 होती है, जो हमारा फैट होता है उसमें कितनी होती है, 1 ग्राम फैट में, ये भी लिख दे रहा हूँ मत भूलना, क्या पता अगला क्वेश्चन यहीं से आ जाए। 1 ग्राम फैट में हमारी कितनी होगी 9, और हमारा 1 ग्राम अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी सेम रहती है हमारी ग्लूकोज की तरह, CH कार्बन डाइऑक्साइड की तरह कितनी होती है 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट इस पे ध्यान दो भाई अभी, तो 1 ग्राम में कितनी हो गई 4 किलो कैलोरी हो गई। हमारे पास कितना ग्राम है 500 ml, 500 ml कितना ग्राम मतलब 25 ग्राम, तो सिंपल क्या हो जाएगा 25 × 4 मतलब कितनी कैलोरी आ गई भाई, किलो कैलोरी आ गई हमारी 100। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 100, सिंपल। तो कितनी बेसिक कितनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी कि अगर आपको ये नहीं पता 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी होती है तो गड़बड़ा जाएगा मामला फिर, ठीक है। और हमारा ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई 100 किलो कैलोरी यहाँ पे आंसर बन जाएगा।
चलिए अगली बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इन नॉर्मल अडल्ट। नॉर्मल अडल्ट में ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की हमारा कितना रहता है, हमारा ब्लड प्लाज्मे की ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है। सिंपल है, आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। 280 से 290 हमारी रहती है जनरली। अगर एक में पूछे तो 280 यहाँ पे हमारी मिली ऑस्मोल पर लीटर हमारा रहेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और आपको बता देता हूं मैं। ये इसका आंसर हो गया है 280 290। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा जिसमें आपको क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है ORS सॉल्यूशन। जी, तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें आपको यहाँ पे क्या दिखाया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट यहाँ पे ORS यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आपको ये कुछ चीजें दिख रही होंगी, कुछ चीजें दिख रही होंगी। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है 245। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिंपली 245। 245 यहाँ पे टोटल क्या लिखी है, MOL ऑस्मोलैरिटी लिखी है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है और क्या बताना चाह रहा था मैं कि जो हमारी ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है, जो हमारी ब्लड की जो होती है वो कितनी होती है हमारी 280 होती है। इसकी कितनी है हमारी ORS की कितनी है भाई, ORS की हमारी है 245। भूलना मत बिल्कुल भी, ये कंटेंट भी याद कर लेना, पूछ लेता है सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, क्लोराइड कितना है, सिट्रेट कितना है और डेक्सट्रोज इसमें कितना पड़ा है। ठीक, तो अब ये वाला जो ORS सॉल्यूशन है हमारा इसको बोलते हैं हम हाइपो ऑस्मोलार, हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। और ये सॉल्यूशन कैसे काम करता है, ये सॉल्यूशन कैसे काम करता है, इसको बराबर क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब ORS पेशेंट पिएगा तो उसके गट के अंदर का जो कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोलैरिटी, बिकॉज ऑफ द हाइपो ऑस्मोलैरिटी। इंटेस्टाइन गट से कहाँ, हमारे ब्लड वेसल में शिफ्ट हो जाएगा फ्लूइड, जिससे कि पेशेंट का डायरिया रुक जाता है, पेशेंट का डिसेंट्री रुक जाता है, पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है। WHO ने पहले पहले क्या करा था, WHO ने 311 जो है ऑस्मोलैरिटी रखी थी, बट अब WHO का जो चल रहा है वो चल रहा है 245 मिली ऑस्मोलीटर पर लीटर यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल भी मत भूलना इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ORS कैसा सॉल्यूशन होता है, हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन होता है। कितनी ऑस्मोलैरिटी रहती है, 245 रहता है। क्यों रहता है, जिससे कि गट का जितना भी हमारा फ्लूइड है वो शिफ्ट हो सके हमारे ब्लड वेसल में और पेशेंट डायरिया से, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बच सके। चलिए अगला देखते हैं हम आपको, अगला देखते हैं व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंट्रिक फीवर इन सेकेंड वीक। एंट्रिक फीवर यहाँ पे क्या है, सबको पता होगा। एंट्रिक फीवर भाई यहाँ पे क्या है हमारा, एंट्रिक फीवर है हमारा यहाँ पे टाइफॉइड। एंट्रिक क्या है हमारा यहाँ पे, टाइफॉइड फीवर है। पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट सेकेंड वीक में करा जाता है अगर किसी पेशेंट को एंट्रिक फीवर है, टाइफॉइड है। ध्यान से देखना, सेकेंड वीक लिखा है, सेकेंड वीक लिखा है। विडाल टेस्ट बहुत अच्छे से पता है कि विडाल टेस्ट हम लोग करवाते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारा किसके लिए, टाइफॉइड के लिए। दूसरा ब्लड कल्चर, फिर स्टूल टेस्ट, उसके बाद स्पुटम टेस्ट। तो इन चारों में से कौन सा होगा सेकंड वीक में जो करवाया जाएगा। अब आप लोग सोचोगे क्या फर्स्ट वीक, क्या सेकंड वीक, क्या थर्ड वीक। भैया कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमारा यहाँ पे विडाल है, तो विडाल पे टिक करेंगे। ठीक, बट करेक्ट हो अभी के लिए आप यहाँ पे, क्योंकि सेकंड वीक में विडाल ही करवाया जाता है, सेकंड वीक में विडाल ही करवाया जाता है। बट अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता, यहाँ पे पूछ लेता फर्स्ट, तो फर्स्ट वीक में यहाँ पे ब्लड कल्चर करवाया जाता है। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर पे आपको लगाना है, फर्स्ट वीक में टाइफॉइड में, एंट्रिक फीवर में ब्लड कल्चर पे लगाना है, सेकंड वीक में विडाल टेस्ट पे लगाना है, जो कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस भी है। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन इन डेंगू हेमरेजिक फीवर एक्सेप्ट।
सारी की सारी चीजें डेंगू हेमरेजिक फीवर में देखी जाएंगी, एक को छोड़ के। कौन सी नहीं देखी जाती है? डेंगू में फीवर देखा जाता है, बहुत बढ़िया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या है भाई? प्लेटलेट का काउंट गिर गया है, देखा जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या है कि WBC बढ़ गई हैं। अब आप लोग कहोगे इन्फेक्शन है WBC बढ़ जाएंगी, नहीं। डेंगू में क्या होता है? डेंगू में जो है WBC वो नीचे गिर जाती है। पेशेंट को क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। पेशेंट को ल्यूकोपीनिया होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। और इंक्रीज इन हेमेटोक्रिट काउंट, जी हाँ, हेमेटोक्रिट काउंट बिल्कुल सही है, बढ़ता है। तो पेशेंट को फीवर होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, साइटोसिस नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा WBC यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ल्यूकोसाइटोसिस ये नहीं होता है, एक्सेप्ट का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये आ गया है पढ़ने वाला क्वेश्चन, पैराग्राफ्टिकल क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग चुका है। अब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, इतनी सारा कंटेंट है कि चांसेस तो वैसे ही बढ़ गए हैं पैराग्राफ्टिकल फॉर्म में जो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू अ 5 year old चाइल्ड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन टिक कर लो, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि क्या है यहाँ पे? 5 year old चाइल्ड है, ठीक। सिलेक्ट द नर्स नोटिस, नर्स ने क्या नोटिस करा कि द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सीजर, ये जो 5 साल का बच्चा है इसको सीजर आ रहे हैं। सिलेक्ट द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक। क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, सॉर्ट आउट कर लो। 5 साल का बच्चा है, सीजर आ रहे हैं, नर्सिंग एक्शन पूछा है, बात खत्म। 5 साल का बच्चा है, सीजर आ रहे हैं, नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी वाला पूछ लिया। पहला क्या है? मेंटेन द पेशेंट इन लाइंग पोजीशन, पेशेंट को लाइंग पोजीशन पे आप मेंटेन करें, फ्लैट सरफेस पे मेंटेन करें। उसका जो हेड है, टर्न हेड टू साइड, उसका जो हेड है वो साइड में टर्न कर दे। सीजर एक्टिविटी के टाइम पे गिव IV मेडाजोलाम इन अप्रोप्रिएट डोज, उसको IV मेडाजोलाम का डोज दे। बिगिन इन्फ्यूजन ऑफ IV एंटी कन्वर्जेंट, IV एंटी कन्वर्जेंट का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दें। मेंटेन द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट यहाँ पे लाइंग पोजीशन में था, ये क्या कह रहा है भाई? सुपाइन पोजीशन में रखो, ठीक। यहाँ पे लाइंग में था, उसका हेड क्या था? टिल्ट था, टर्न था, यहाँ पे सुपाइन पोजीशन है। गिव अ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देने की बात हो गई है और IV मेटाबोलाम भी दिया जा रहा है, अप्रोप्रिएट डोज। मेंटेन द पेशेंट इन लाइंग पोजीशन, सेम है। फ्लैट सरफेस सेम है। टर्न हेड टू साइड ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद लूज क्लोथिंग फ्रॉम नेक और चेस्ट, मतलब क्या है कि पेशेंट का जो क्लोथिंग है, जिसको सीजर आ रहे हैं, उसके नेक से, उसके चेस्ट से क्लोथिंग को लूज कर दो, ठीक। और एब्डोमिनल एरिया से भी लूज कर दो। उसके बाद क्या है? सक्शन एज नीडेड, पेशेंट के सक्शन करो और सुपरवाइज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और बैग वेंटिलेशन, उसको सुपरवाइज करो आप कि उसको ऑक्सीजन जो दी जा रही है और जो उसको बैग एंड मास्क टेक्निक दी जा रही है, उस चीज को सुपरवाइज करना है, देना नहीं है, सुपरवाइज करना है। मेंटेन द, लास्ट क्या है? मेंटेन द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, फिर से वही सुपाइन पोजीशन आ गई है, फ्लैट सरफेस पे करना है। टर्न हेड टू साइड, इसमें सुपाइन पोजीशन के साथ पेशेंट को क्या करा है? फेस जो है टर्न कर दिया है। सीजर एक्टिविटी के टाइम में प्रोवाइड करनी है आपको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर ऑन ड्यूटी। जो भाई कौन सा इसमें लगाओगे, अच्छे से इसको पढ़ लो। हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्रॉपर। वैसे हमारे चैनल में आपको टेलीग्राम वाला चैनल है, उसमें ये वाली PPT सारे सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएगी। अब सीजर की यहाँ पे बात हो रही है, प्रायोरिटी मैंने आपको मेरी सीजर की क्लासेस में, MCQs वाली इस क्लासेस में बताया था, ऐसे ही रिलेटेड MCQ मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था आपको, ठीक। तो सीजर जब किसी को आते हैं, पहली प्रायोरिटी क्या है कि पेशेंट को इंजरी से बचाओ। दूसरा, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करो, पेशेंट का ब्रीदिंग मेंटेन करो, पेशेंट का सर्कुलेशन मेंटेन करो। उसके बाद क्या है? पेशेंट को सुपरवाइज करो, पेशेंट को नोटिस करो, पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में रखो और उसके बाद फिजिशियन को जाके आपको इन्फॉर्म करना है। तो पेशेंट को आपको क्या करना है? लाइंग पोजीशन पे रखना है, ठीक।
फ्लैट सरफेस पे रखना है, बहुत ठीक। टर्न हेड टू द साइड, यहाँ पे टर्न कर दिया गया है हेड को साइड में ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर रहे, क्योंकि आपको पता होगा सीजर के टाइम पे फ्रोदनिंग होती है, सलाइवा की, मुंह से झाग आते हैं। अब आईवी मेडाजोलाम देना है, एप्रोप्रिएट डोज देनी है और इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। आप आईवी मेडाजोलाम अपने आप से नहीं दे सकते, एंटी कन्वर्जेंट की डोज अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक। मेंटेन द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड यहाँ पे भी क्या है, आईवी मेडाजोलाम को आपको स्टार्ट करवाने के लिए बोला गया है। अब बचता है ये और ये। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, कि सर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सिंपल सिंपल लिखा है कि यहाँ पे टर्न कर दिया है हेड सुपाइन पोजीशन में देने के बाद, और पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी आप ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। सबसे करेक्ट इसका जो आंसर है वो आपका आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, देख लीजिए अच्छे से फ्रेम में आप। मेंटेन द पेशेंट इन लाइंग पोजीशन, पेशेंट को मेंटेन करना है लाइंग पोजीशन पे, फ्लैट सरफेस पे, हेड साइड में टर्न करना है क्योंकि एस्पिरेशन से बच जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके लूज करने हैं क्लोज को नेक और चेस्ट और एब्डोमेन एरिया से, ताकि टाइटनेस ना रहे, पेशेंट की ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। सक्शन करना है, एयरवे क्लियर करना है क्योंकि आपको एयरवे यहाँ पे मेंटेन करना था, और सुपरवाइज करनी है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और बैग एंड वेंटिलेशन जो भी दूसरा दे रहा होगा। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है, वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट एंड फिट बैठ रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट एंड फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। चलिए अगला है हमारा, द नर्स फाइंड आउट दैट द सेरम पोटेशियम लेवल ऑफ हिज पेशेंट इज 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पेशेंट ने देखा कि मेरा जो भाई, मतलब नर्स ने देखा कि मेरा जो पेशेंट है उसका सेरम पोटेशियम लेवल कितना है, 6.5। मतलब यहाँ पे हमारा नॉर्मल कितना रहता है, नॉर्मल हमारा रहता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारा नॉर्मल क्या है, पोटेशियम लेवल रहता है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल रहता है। पेशेंट का कितना है, 6.5 है। पेशेंट का कितना है, 6.5 है। पेशेंट किसमें है, पेशेंट हाइपर कैलीमिया में है, पेशेंट हाइपर कैलीमिया में है। पेशेंट किसमें है, हाइपर कैलीमिया में, ठीक। पेशेंट किसमें है, हाइपर कैलीमिया में पेशेंट यहाँ पे है। तो हाइपर कैलीमिया में कुछ ईसीजी फाइंडिंग्स को समझ लेना कि भाई यहाँ पे ईसीजी फाइंडिंग्स होती हैं जब, तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में अर्ली ईसीजी आपको जो दिखेगी उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, जो यहाँ पे ऑप्शन है टॉल पीक टी वेव, ये आपको देखने को मिलेगी। पीक टॉल पी वेव आपको देखने को मिलेगी। अगर लेट हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सीवियर हाइपोकैलीमिया हो गया है पेशेंट को, सीवियर हाइपोकैलीमिया अगर पेशेंट को हो गया है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन में जैसे नैरो क्यूआरएस लिखा है तो यहाँ पे आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। दूसरी चीज इसी में और बता देता हूँ, लेट सीवियर पोटेशियम, जब मतलब जब सीवियर हाइपर कैलीमिया होगा पेशेंट को, तो पेशेंट को यहाँ पे जैसे टॉल पी वेव लिखा है उसमें क्या है, सप्रेस्ड पी वेव देखने को मिलेगा। पी वेव जो है सप्रेस्ड रहेगी। तो तीनों होते हैं, एक ये है, एक हमारा यहाँ पे नैरो की जगह क्या है, वाइड होता है। लेकिन ये किस में होता है, ये सीवियर में होता है। सीवियर पोटेशियम जब बढ़ेगा तब ये वाला हमारा होगा। तो ये हमारा अभी के लिए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा जो है टॉल पीक्ड टी वेव देखने को मिलेगा अगर स्लाइटली पोटेशियम का सीरम लेवल जैसे यहाँ पे 6.5 है, बढ़ता है, अगर 8 और 10 तक पहुंचेगा, सीवियरली बढ़ेगा, तो ये क्यूआरएस का जो कॉम्प्लेक्स है ये वाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है टॉल पीक्ड टी वेव। यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन है, टॉल पीक्ड टी वेव आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया। मतलब क्या है कि हाइपरकैलीमिया में कौन सा
इनमें से आप मैनेजमेंट करेंगे। पहला है इंसुलिन विद ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है कि अगर क्या हो गया है भाई, हाइपरकैलेमिया हो गया है जिसकी हमने बात करी थी, तो उसका मैनेजमेंट के लिए आपको इंसुलिन विद ग्लूकोज देना पड़ता है। किस केस में? जब पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, हाइपर कैलीमिया हो जाता है। सोडा बाइकार्बोनेट नहीं देंगे। पोटेशियम क्लोराइड हाइपोकैलीमिया में देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर यहाँ पे बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट जब दी जाती है जब कैल्शियम ग्लूकोनेट की टॉक्सिसिटी होती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का टॉक्सिसिटी होता है, याद रख लेना। ये बिल्कुल दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, कोरिलेशन है इनका। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होगी, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट की टॉक्सिसिटी होगी, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट किसका ड्रग ऑफ चॉइस है? डीओसी किसका है यहाँ पे? प्री एक्लेम्शिया का यहाँ पे हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। हमारा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसुलिन यहाँ पे विद ग्लूकोज करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट को। अगला है ऑसलर नोड्स आर द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑसलर नोड्स जो हैं इनमें से किसका फीचर होते हैं? ऑसलर नोड्स किन का फीचर है इसमें से? रूमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो अब ऑसलर नोड्स अगर आपने पढ़ा है तो आपने क्राइटेरिया भी पढ़ा होगा। क्राइटेरिया जो मैं नाम ले रहा हूँ, आपको कुछ याद आया है तो? कुछ क्राइटेरियाज थे हमारे, रोमेटिक में भी थे, एंडोकार्डाइटिस में भी थे, जोन्स क्राइटेरिया था और ड्यूक क्राइटेरिया भी था। अब ड्यूक क्राइटेरिया किस में था और जोन्स क्राइटेरिया किस में था? अब बात करते हैं अगर जोन्स की, तो जोन्स का जो क्राइटेरिया होता है, जोन्स क्राइटेरिया जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? जोन्स क्राइटेरिया अल्टीमेटली किस में देखने को मिलता है? हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है, रोमेटिक फीवर में देखने को जनरली मिलता है। और अगर बात करते हैं ड्यूक का, ड्यूक क्राइटेरिया तो वो किस में देखने को मिलता है? वो एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। और जो आपका ड्यूक क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया होता है, माइनर क्राइटेरिया होता है। माइनर क्राइटेरिया में ऑसलर नोड्स आती हैं। ऑसलर नोड्स क्या होता है? पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज के फिंगर्स पे, टोज पे क्या है? नोड्यूल्स बन जाती हैं, पेनफुल नोड्यूल्स बन जाती हैं। तो ये किसका है? ये हमारा ड्यूक का क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया है। और ये हमारा किसके अंडर आता है? एंडोकार्डाइटिस के अंदर आता है। आंसर यहाँ पे सीधा सीधा एंडोकार्डाइटिस बन चुका है। आंसर क्या हो गया है? एंडोकार्डाइटिस। चलिए आ गया आपका ड्यूक क्राइटेरिया। 18वां क्वेश्चन हमारा है ड्यूक क्राइटेरिया आर फॉलोड इन। भाई किसमें होता है ड्यूक क्राइटेरिया? अभी अभी बताया है मैंने, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, RHD या फिर रिमोटॉइड आर्थराइटिस हमारा एंडोकार्डाइटिस का ड्यूक क्राइटेरिया है। अगर बात होती जोन्स क्राइटेरिया की तो रोमेटिक हार्ट डिजीज पे हम लोग आंसर लगाते तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर है हमारा इनअफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। चलिए अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड। इसमें से कौन सा हमको यूज करना है? इसमें से कौन सा हमको यूज करना है? फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेरियम अनीमा। बेरियम अनीमा, बेरियम अनीमा का क्वेश्चन आ चुका है, बेरियम अनीमा का क्वेश्चन आ चुका है। अगर किसी पेशेंट के बेरियम अनीमा लगा हुआ है तो उसके बाद उसको इन चारों में से क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? एंटा एसिड, लैक्सेटिव, एनाल्जेसिक या फ्रूट जूस। अब बेरियम के बाद ये जो ड्रग्स, ये जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि बेरियम को एक्सक्रीट आउट करा जा सके। अब एनीमा दिया गया है बेरियम का, तो एंटा एसिड से कुछ नहीं होगा, एनाल्जेसिक से कुछ नहीं होगा, पेन किलर है वो, फ्रूट जूट से कुछ नहीं होगा, लैक्सेटिव देनी है ताकि पेशेंट के गट से बेरियम का जो अनीमा दिया है उसको रिमूव आउट करा दिया जाए।
उसको रिमूव आउट करा दिया जाए। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, लेग्जेटिव यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द ट्रेट इन द पेडिग्री इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ये जो हमारे पास फैमिली ट्री दिया हुआ है, ये जो पेडिग्री दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पेडिग्री ट्री है इसमें क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोलोमल रिसेसिव मतलब बोथ पेरेंट्स के इक्वली जीन अवेलेबल हैं, इक्वली जीन एलीलीज अवेलेबल है, एंड सब्जेक्ट टू कंप्लीट पेनिट्रेंस। कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि जो जेनेटिकली जो डिसऑर्डर है वो उसके साइन सिम्टम्स वो इंडिविजुअल शो करेगा ही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक रहने वाली है। इंडिविजुअल वन, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वन लिखा है, एक्चुअल में ये सेकंड है और ये थर्ड लिखा है, जनरेशन यहाँ पे मेंशन करी है। फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल में सेकंड वाला मस्ट बी हेट्रोजीनियस, सेकंड जनरेशन में फर्स्ट वाला इंडिविजुअल, सेकंड जनरेशन में थर्ड वाला, या फिर थर्ड जनरेशन में सेकंड वाला इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं कि आपको कुछ चीजें इसमें समझनी पड़ेंगी, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हेट्रोजीनियस का मतलब भाई क्या होता है, हेट्रोजाइगस का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपने दोनों पेरेंट्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक साथ में हैं। तो यहाँ पे इन सारे स्टेटमेंट में से अगर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव कंप्लीट पेनिट्रेन एंड हेट्रोजाइगस जो है यहाँ पे वो हमारा सेकंड वाले जनरेशन का थर्ड वाला इंडिविजुअल होने वाला है। यानी कि सेकंड जनरेशन का ये जो थर्ड वाला इंडिविजुअल है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसके कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो मेरी आदत है जिसके लिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को ऐसा समझाऊंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। इस पेडिग्री एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा डिटेल डिस्कशन की जरूरत है, थोड़ी लंबी वीडियो की जरूरत है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पेडिग्री एनालिसिस पे जीन्स एंड जीनोम्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में था, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा आ गया है, अ क्लाइंट, एक क्लाइंट जो है प्रेजेंट टू द डर्मेटोलॉजी ओपीडी। भाई कहाँ आया है, डर्मेटोलॉजी ओपीडी में आया है। क्या कंप्लेन कर रहा है, विद द कंप्लेन इन द ग्रोइन, ग्रोइन एरिया में कंप्लेन कर रहा है। द एग्जामिनेशन फाइंडिंग, एग्जामिनेशन फाइंडिंग के बाद पता क्या चला कि पेशेंट के स्मॉल रेड स्केली रैश है। कहाँ पे है, ग्रोइन एरिया में है, एक्सटेंडेड टू द इनर थाइज एंड बटक्स, इनर थाइज और बटक्स तक पेशेंट के ये वाला रेड जो रैश है, जो सर्कुलर वाला रेड रैश है, ये वहां तक एक्सटेंडेड है। द क्लाइंट इज इन्फेक्टेड विद जॉक इच, सारा का सारा डायग्नोसिस क्वेश्चन ने ही दे दिया, साइन एंड सिम्टम क्वेश्चन ने ही दे दिया है। ये क्लाइंट क्या है भाई, इनर थाई एंड बुटक्स और उसका ग्रोइन एरिया तक पूरा स्मॉल रेड कलर का स्केली रैश है। और पेशेंट क्या है, पेशेंट जॉक इच का पेशेंट है। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट डायग्नोसिस, मतलब यहाँ पे क्या बता दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको पॉजिटिव एजेंट बता दिया गया है। पॉजिटिव एजेंट क्या है हमारा यहाँ पे, जॉक इच, ये क्या हो गया है, पॉजिटिव एजेंट हमारा यहाँ पे हो गया है। जॉक इच हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट हो गया है। पूछ कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे एग्जैक्ट डायग्नोसिस बता दो बेस्ड ऑन दिस क्लिनिकल इमेज, इस इमेज के बेसिस पे मुझे डायग्नोसिस बता दो। टीनिया पेडिस है कि टीनिया क्रूरिस है, टीनिया कैपाइटिस है या टीनिया कॉर्पोरिस है। अब चारों के चारों ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बात अगर रहेगी पहले वाले ऑप्शन की, यहाँ पे अगर बात रहेगी पहले वाले ऑप्शन की, तो भाई पहले वाले ऑप्शन में जो टीनिया पेडिस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसमें देखने को मिलता है, ये हमारा एथलीट्स फुट में देखने को यहाँ पे ये मिलता है। एथलीट्स फुट में ये देखने को
जनरली देखने को मिलता है। दूसरा वाला है हमारा जो टीनिया क्यूरिस, ये हमारा चौक इच में देखने को मिलता है। समझ लेना, याद कर लेना, सारा का सारा एक एक चीज बता रहा हूं। टीनिया कैपाइटिस हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिंग है। ये हमारा रिंग है जो कि हमारे स्काल्प पे डेवलप होता है। स्काल्प रिंग आप इसे कह सकते हैं। टीनिया कॉर्पोरिस भी हमारा रिंग है, बट ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये बॉडी पे डेवलप होता है। इसको बॉडी रिंग के नाम से बोला जाता है। 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन के आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। टीनिया पेडिस, पेडिस का मतलब पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मतलब रिलेटेड टू द फुट। ये हमारा एथलीट फुट इसको बोलते हैं। पेडिस से याद कर लेना। पेडिस का मतलब पीडियाट्रिक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। किससे मतलब है यहाँ पे, किससे मतलब है, फुट से मतलब है। टीनिया क्यूरिस हमारा जॉक इच है, जो कि हमारा यहाँ का ये सही ऑप्शन हो गया है कि क्या है हमारा टीनिया क्यूरिस। और टीनिया कैपाइटिस हमारा क्या है, रिंग है। और हमारा टीनिया कॉर्पोरस भी रिंग है, बट ये वाला हमारा बॉडी पे होता है। कैपाइटिस हमारा जो कैपिटम जब जिसे बोलते हैं, हेड जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कैप से समझना ना, कैप से समझ लाना भाई। कैप कहाँ पहनी जाती है, टोपी कहाँ पहनी जाती है, सर पे पहनी जाती है टोपी, सर पे ही टोपी पहनाई जाती है। और यहाँ पे सर का मतलब है स्काल्प, तो स्काल्प पे रिंग बनेगा। कॉर्पोरिस मतलब आपका बॉडी पे रिंग बनेगा। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीनिया क्यूरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन द इमेज ऑफ एक्सरे। एक्सरे दे दिया है, आपसे पूछा है भैया पेशेंट को बता दो क्या हुआ है। ठीक, हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में देखते हैं। न्यूमोथोरेक्स है, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरिसी और पल्मोनरी इन्फाक्शन, पल्मोनरी इन्फाक्शन हुआ है। अब ये जो इमेज इसमें दिख रही है, ये जो इमेज इसमें दिख रही है, इसमें जो सीरियल्स मार्जिन है जो बोली जाती हैं, वो हमारे इस वाले लंग की तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो ये वाला जो लंग है, ये लेफ्ट वाला लंग, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है इस वाले मार्जिन की, तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन आपको यहाँ तक ही दिख रही है। हमारा लंग का जो है वो यहाँ तक जरूर होगा, बट इसमें क्या है, इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर भाई फ्लूइड बिल्ड हो गया है, फ्लूइड बिल्डअप हो गया है। किसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, ये फ्लूइड किसके अंदर बिल्डअप हो गया है, प्लूरल मेम्ब्रेन में। प्लूरल मेम्ब्रेन में फ्लूइड बिल्डअप हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फाइंडिंग क्या होगी, प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पे हमारा करेक्ट फाइंडिंग हो जाएगी। न्यूमोथोरेक्स में ऐसे एक पर्टिकुलर लोब पे नहीं होता है, कहीं पैच की तरह होता है, पर्टिकुलर लोब पे यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद प्लोरेसी में यहाँ पे नहीं होता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन में ऐसा एक्सरे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। क्लासिकल एक्सरे है किसका, प्लूरल इफ्यूजन का। सिंपल। ठीक, चलिए अगला हमारा है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, प्लूरल इफ्यूजन। अगला हम अगर देखेंगे तो क्या है, विच सिम्टम्स इज नॉट कॉमनली सीन इन राइट साइड हार्ट फेलियर। कौन सा सिम्टम राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को नहीं मिलता है। इसी वाली सीरीज में अभी हमने पढ़ा था इसी क्लास में कि लेफ्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक पढ़ा था, जहां पे मैंने क्या दिखाया था आपको, जहां पे मैंने आपको क्या दिखाया था, दिखा देता हूं मैं आपको अभी। जहां पे मैंने आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर के बीच में क्या दिखाया था, मैंने आपको डिफरेंशिएट दिखाया था। और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। लेफ्ट में क्या था, पल्मोनरी कंजेशन था, कफ था, डिस्पीनिया था, क्रैकल साउंड सुनाई दे रही थी लंग से, क्योंकि लंग में कंजेशन हो गया था, डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीदिंग में, फटीगनेस वगैरह हो गई थी। राइट साइड में क्या था, फ्लूइड ओवरलोड हो गया था, तो जुगुलर वेन का डिस्टेंशन हो गया, एडिमा हो गया, वेट गेन हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, एसाइटिस, हेपेटोमेगैली, हाइड्रोनेफ्रोसिस और वेट गेन तो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो ही रहा था। अब अगर बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, इस वाले क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि भाई आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से सिम्टम नहीं है राइट साइड फेलियर का। विच सिम्टम इज नॉट कॉमनली सीन इन
राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड के हार्ट फेलियर का कौन सा सिम्टम नहीं है, नॉट लिखा गया है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा राइट का फेलियर जो है सिम्टम नहीं है। क्रैकल्स जो है हमारा ये किस में होता है, क्रैकल्स हमारा लेफ्ट में होता है। नॉक्टरिया मतलब क्या कहते हैं, रात के टाइम पे पेशेंट को यूरिन आती है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, ये हमारा राइट साइड का है, ये हमारा राइट साइड का है। जुगुलर वीन डिस्टेंशन जेवीडी मैंने आपको बता चुका हूं, ये भी हमारा राइट साइड का है। वेट गेन एडिमा की वजह से होगा, ये भी हमारा राइट साइड का है। तो लेफ्ट साइड का कौन सा है हमारा, क्रैकल्स, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से कफ क्रैकल्स होते हैं, क्रैकल साउंड आती है। आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्रैकल्स आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हनी बी लीजन सीन इन द गिवन बिलो इमेज। एक इमेज दी हुई है आप लोगों को जिसमें क्या बताया गया है, हनी लीजन्स बताए गए हैं। हनी बी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के शेप के लीजन्स यहाँ पे पेशेंट को फेशियल लीजन नोज के इंफीरियरली देखने को मिल रहे हैं। इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये वाला, ये कौन सी डिजीज कंडीशन का ये करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे दिखाया गया है। इम्पिटिगो है, डर्माटाइटिस है, यूरिटिक एरिया है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो बार बार इसी पे मत देखना कि नन ऑफ दिस लिखा है या ऑल ऑफ द अबव लिखा होगा तो सारे ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, डर्माटाइटिस में हमारा क्या कहते हैं, हनी बी नहीं होता है। डर्माटाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है, रेडिश कलर की स्किन होती है, पेनफुल स्किन होती है, लेकिन हनी बी कलर का लीजन, हनी बी शेप का लीजन नहीं देखने को मिलता है। यूरिटिक एरिया में मैंने आपको बताया था, इसमें स्किन रैश देखने को मिलते हैं, स्किन रैश देखने को मिलते हैं, हाइव्स, हाइव्स देखने को मिलेगी। बट हनी बी टाइप का ऐसा जो है, ये हनी बी टाइप का ये पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ये तो होगा ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर इम्पिटिगो है। इम्पिटिगो में आपको क्लासिकल जो साइन है वो हनी बी लीजन देखने को मिलेंगे, फेस पे देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीमिटीज पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पिटिगो। चलिए अगला है हमारा विच परफ्यूजन प्रेशर इज आइडियली मेंटेन्ड इन पेशेंट विद ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। बहुत ही ज्यादा क्लासिकल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा परफ्यूजन प्रेशर हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे किस पेशेंट में जो कि अभी अभी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जिसको हुई है। यहाँ पे कौन से परफ्यूजन की बात कर रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे सेरिब्रल परफ्यूजन की बात हो रही है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर की बात हो रही है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर की बात हो रही है, सीपीपी प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है। अब बात करते हैं सीपीपी प्रेशर को निकालते कैसे हैं। पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे निकालते हैं भाई। सीपीपी जो है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एमएपी माइनस आईसीपी, एमएपी माइनस आईसीपी। अब ये एमएपी क्या है, आईसीपी क्या है, एमएपी हमारा क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर है, आईसीपी हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। अब बात करते हैं कि एमएपी को कैसे निकालेंगे। मीन आर्टेरियल प्रेशर आपको पता होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला हमारा होता है SBP -2 DBP -2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DPP, और डिवाइडेड में क्या रहता है हमारा 3 यहाँ पे रहता है। मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर -2 ब्रैकेट में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। एमएपी की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 70 से 110 मिलीमीटर मरकरी रहती है एमएपी की। ठीक है, तो जो मेंटेन करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में कितना % सीपीपी मेंटेन होता है। तो 60 से 70% हम लोग मेंटेन करते हैं टीबीआई पेशेंट में, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में। सारे फॉर्मूला लगा के, ये वाले सारे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर होने वाला है हमारा 60 to 70% हमारा आंसर होने वाला है। खुद से जरूर सर्च कर लेना मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। हमारा आईसीपी कितना होता है नॉर्मल, हमारा आईसीपी होता है
ICP नॉर्मल होता है हमारा भाई 5 से 15, 5 से 15 हमारा MMHG नॉर्मल होता है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं, ये सारी की सारी जितनी भी PPT है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें डाली है, सारी की सारी इस क्लास की कंप्लीट जब पूरा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, पूरा का पूरा जितने भी एम्स के क्वेश्चन है, डिटेल डिस्कशन जब हम यहाँ पे कर लेंगे, तब आपको टेलीग्राम चैनल पे, GDC नर्सिंग के टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी इसी के आगे के क्वेश्चंस को लेके, डिटेल डिस्कशंस को लेके, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने को लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट, MCQs जो रेशनल लगते हैं, जो पैथोफिजियोलॉजी चलती है, हर एक के पीछे क्यों का कॉन्सेप्ट जो मैं पकड़ता हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको आसानी हो रही होगी, एक क्वेश्चन से आपको 10 इंफॉर्मेशन और मिल रही होंगी। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, ताकि हम भी इम्प्रोवाइज कर पाएं आपके लिए। और जल्दी आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।